हेलो एवरीवन, मित्राज आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में सुन रही है। तो 5 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के ऊपर रिव्यू पिटिशन के ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है। और ये केस एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भारत की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क सेट करेगा। तो आर्टिकल 370 क्या है, क्यों है ये कोर्ट में, और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, देखेंगे आज के इस डिस्कशन में। सबसे पहले, जैसे कि हम हर बार करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे इज आर्टिकल 370 हैज बीन अ हर्डल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्कस। आर्टिकल 370 हर्डल रही है जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर बताएं कैसे। ये है आज का सवाल। मेरे ख्याल से जब तक हम एंड ऑफ दिस वीडियो पहुंचेंगे तब तक आप इस सवाल का अच्छे से जवाब आपको मिल गया होगा, राइट। और तब हम दोबारा इस पे आएंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि 370 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया। तो अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह ऑफ कश्मीर साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन क्यों अक्टूबर 1947 में साइन हुआ, ना कि अगस्त या उससे पहले? इसका कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, बट इस केस में अराउंड सितंबर जो हैं कबाइले या फिर यू कैन से ट्राइबल्स फ्रॉम पाकिस्तान अटैक्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट। एंड the army of the Maharaja Hari Singh of J&K state was overwhelmed by this and they approached the government of India. भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, पर आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन कर दीजिए और हम अपनी आर्मी भेज के फाइट करेंगे। तो ये इंस्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है आर्टिकल 370 की हिस्ट्री में। देन उसके बाद जब डिस्कशन हुई तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के तहत 3 सब्जेक्ट जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखभाल करेगी, वो है फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन स्टेट का। इसके बाद मार्च 1948 में एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है स्टेट में, और वो गवर्नमेंट हेड करते हैं शेख अब्दुल्ला एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड है, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर एक उपाधि थी या एक पोस्ट थी उस स्टेट के अंदर। तो ओनली आफ्टर 54 दैट प्राइम मिनिस्टर बिकेम द चीफ मिनिस्टर। सो जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला एंड 3 others joined the Constituent Assembly of India to discuss about the special status for Jammu and Kashmir. And ये डिस्कशन इवेंचुअली लीड हुई अडॉप्शन ऑफ आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके बाद क्या है ये आर्टिकल 370? इसकी प्रोविजंस में भी मैं आऊँगा, पहले आपको बेस लेकर देता हूँ। तो आर्टिकल 370 जो है वो बेसिकली आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 21 डील करता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के साथ। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एक टेम्पररी प्रोविजंस का पार्ट है आर्टिकल 370। इस आर्टिकल के तहत स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैव बीन अकॉर्डेड टू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर सिंस 1954 से इस टाइम से इम्प्लीमेंट हुआ था आर्टिकल 370। एंड इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल 35A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल स्पेशल राइट्स देता है, प्रॉपर्टी राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स, जिसके बारे में और मैं आने वाले टाइम में बात करूंगा। तो ये आर्टिकल 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन। ये टेम्पररी प्रोविजन है एज J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड मॉडिफाई, डिलीट एंड रिटेन इट। तो जो J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इसको मॉडिफाई कर सकती थी, डिलीट कर सकती थी, रिटेन कर सकती थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया था। पर इन्होंने डिसाइड किया हम रिटेन करेंगे इसको एज इट इज आर्टिकल 370 को। तो उसके बाद से ये आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट हुआ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में। अब प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर बात करेंगे। तो प्रोविजंस में सबसे पहले सेपरेट लॉ ऑफ सिटीजनशिप दिया गया स्टेट के रेजिडेंट्स को, कि हाँ वो साइमल्टेनियसली इंडियन रेजिडेंट्स तो होंगे ही, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के भी रेजिडेंट होंगे।
ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये स्पेशल राइट दिया गया है टू पीपल। ये आर्टिकल 35A जो मैं पहले बात कर रहा था, इसके तहत ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी टू द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट को दी जाएगी। और हाँ, अगर कोई लड़की स्टेट के बाहर शादी करती है किसी और स्टेट के लड़के से, तो उसका वो राइट उससे छीन लिया जाएगा आर्टिकल 35A के तहत। तो ये आर्टिकल 370 से 335A आया। जब इसका इरेडिकेशन हुआ तो इसके साथ ही आर्टिकल 35A भी इरेडिकेट कर दिया गया। ओके, एंड फंडामेंटल राइट्स फॉर JNK रेजिडेंट्स भी यूनिक रहेंगे। पीपल आउटसाइड स्टेट कैनॉट बाय प्रॉपर्टी इन द स्टेट। बाहर से कोई भी और रेजिडेंट, तो बेसिकली देखा जाए यहाँ से हमें एक इशू नज़र आता है कि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकी, बिकॉज इंडस्ट्रीज लैंड नहीं खरीद सकी, और उसके कारण यहाँ सिर्फ टूरिज्म पे काफ़ी हद तक ये डिपेंडेंट रहा स्टेट। सेंटर हैज़ नो पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 370, जबकि बाकी सारे स्टेट्स के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 360 के तहत लग सकती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसी 370 से पहले लगा सकता था। नीड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली अप्रूवल फॉर अप्लाइंग लॉज। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का अप्रूवल मैंडेटरी था कि कोई भी सेंट्रल लॉ अगर स्टेट के ऊपर लगाना है तो ये ही एग्जैक्ट प्रोविजन को यूज़ किया गया, एग्जैक्ट प्रोविजन को। और एक प्रोविजन जो कि कोई भी चीज़ डिलीट मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी के बगैर नहीं की जा सकती, ये दो प्रोविजंस को यूज़ करते हुए आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया। इफ़ यू रिमेंबर 2019 अगस्त का टाइम, जुलाई का टाइम, जब ये बात हुई इसके ऊपर, तो स्टेट में कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं थी। गवर्नर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट के उनके पास सारा चार्ज था स्टेट का, तो बेसिकली ही एक्टेड एज अ असेंबली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही है कि सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं एग्जिस्टिंग थी, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एंटायर पावर टू डील विद इट। सो बेसिकली ये जो इशू है, मतलब ये चीज़ को यूज़ करके 370 को रिमूव किया गया। इस स्टेट का एक सेपरेट पीनल कोड भी अलग से है। IPC मतलब अंडर IPC जो था वो लागू नहीं था इस स्टेट पे। इनफैक्ट RPC था। अभी आप पूछेंगे RPC क्या था 370 के, ये रणबीर पीनल कोड था। बट अब सिंस 370 रिमूव हो गया है, तो ऑल द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नाउ एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर एंड अगेंस्ट रिपीलिंग आर्टिकल 370? तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर है कि आर्टिकल 370 से मर्जर it will help in uniting India, merging India rather than dividing it, and provisions were temporary. Since already provisions temporary थे, तो इसको रिमूव करना इवेंचुअल एक एजेंडा था या ऑब्जेक्टिव था। डिस्क्रिमिनेटरी था वो ऑन बेसिस जेंडर, जैसे मैंने बताया विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, क्लास, कास्ट एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन। ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो कि आर्टिकल जो 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, जिससे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ आई देश में, वो जम्मू कश्मीर में नहीं अवेलेबल हुई, और इसलिए ये 370 रिमूवल से अब ये एक्सटेंड हो जाएगी इसको। लैंड फॉर इंडस्ट्रीज वर नॉट अवेलेबल, नाउ इट विल बी बूस्टेड, इट विल बूस्ट लोकल इकोनॉमी एंड विल प्रमोट वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिपीलिंग, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिपील होना चाहिए था, वो कह रहे थे कि लीगली एक गलत तरीके से किया गया है और कॉन्सेंट ऑफ पीपल नहीं लिया गया। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर एंड अगेंस्ट। बेसिकली दिस इज आर्टिकल 370। अब हम आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन विल कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 हैज़ बीन अ हर्डल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। डिस्कस। मैंने बताया यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आ सकी लैंड के कारण, 35A के कारण, राइट। ये मेजर प्रॉब्लम था डेवलपमेंट का, ठीक है। सेकेंडली, ऑल गवर्नमेंट लॉस जो थे वो एक्सटेंड नहीं हो रहे थे पहले, तो इसलिए करप्शन रैम्पेंट थी स्टेट में, करप्शन बहुत थी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं थी, ये जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत, और एक सेंट्रल जो है मॉडर्न पीनल कोड जैसे कि इंडियन पीनल कोड, वो नहीं एग्जिस्टिंग था। तो ऑल दीज थिंग्स क्लब टुगेदर बेसिकली you can write that these were not there and which were the hurdle with respect to Article 370. Now they have been removed and now the state can move in the direction of
progress. That is where we conclude our today's session on Article 370, and thank you so much. And for more content, keep watching Mitra's IAS. Thank you.